बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले ही लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। ये हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम एक स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस स्टडी से रिलेटेड, जिसको हमें ज़रूर अपने जहन में रखना होता है, और तभी वो हम प्रॉपर तरीके से वो स्टडी भी कर सकते हैं और वो हमें रिलायबल रिज़ल्ट्स भी देती है। अभी जिस फर्स्ट कंसेप्ट की हम बात करेंगे वो है इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द स्टडी का मतलब ये है कि एक स्टडी के अंदर ख़ुद कितनी स्ट्रेंथ है, उसका जो प्रोसेस है वो कितना स्ट्रॉन्गली सिस्टमेटिकली डील किया गया है। अगर तो वो ना हो तो उसमें हमारे पास बायस आता है, उसमें हमारे पास फ़र्क आता है और इश्यूज़ होते हैं। So, bias is basically the degree to which the study findings are influenced by the presence of systematic error। कोई भी systematic error हमारे पास जो डेटा हमने एनालाइज किया होता है उसकी फाइंडिंग से आए, उसको हम बायस कहते हैं। बायस के दो मेन टाइप्स हैं, एक इंफॉर्मेशन बायस कहलाता है और एक सिलेक्शन बायस कहलाता है। जो इंफॉर्मेशन बायस है वो बेसिकली जो हमारे पास डेटा होता है उससे रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे पास अगर डेटा कोई रिसर्चर भूल जाए, मिस कर जाए, मिसप्लेस कर जाए तो उसको रिकॉल बायस कहते हैं। अगर तो रिसर्चर अपनी विश से कोई स्पेसिफिक डेटा को ज़्यादा रिपोर्ट कर ले या उसी को ऐड करके बाकी को रिमूव कर ले तो ये विश बायस कहलाता है। और सरोगेट बायस का मतलब कि अगर रिसर्चर जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बदले ख़ुद अपनी राय उसमें ऐड कर ले, ये सरोगेट बायस कहलाएगा, वो भी अगर डेटा में उसको ऐड कर लिया जाए। तो इंफॉर्मेशन बायस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द डेटा। जहाँ तक सिलेक्शन बायस का ताल्लुक़ है तो सिलेक्शन बायस हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। वॉलंटियर बायस मीन्स कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टडी में, उनकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो ना हो तो दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी बायस। एक होता है नॉन रिस्पॉन्स बायस। नॉन रिस्पॉन्स बायस हमारे पास फॉलो अप स्टडीज़ में होता है कि अगर एक रिसर्च स्टडी में मल्टीपल स्टेजेस पे डेटा कलेक्शन हो और वो पार्टिसिपेंट एक या दो बार डेटा दे के तीसरी चौथी बार वो मिस कर जाए, वो डेटा देने ना आए, तो उसको नॉन रिस्पॉन्स या फॉलो अप बायस कहते हैं। इसको हम ड्रॉप आउट भी कहते हैं। जहाँ तक एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात है तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें ये बताती है कि जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं, जो इन्फ्रेंसेस होती हैं, जो अंदाज़ा हम लगाते हैं अपने रिसर्च स्टडी से, वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, सिमिलर सेटिंग्स में किसी दूसरी जगह अप्लाई हो सकता है या नहीं। ये जनरलाइजेबिलिटी की बात करता है। जहाँ तक एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात है, इसको हम दो तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम रिप्रेजेंटेटिव पीपल एंड सेटिंग्स को बहुत केयरफुली सेलेक्ट करें कि जो हमारे पास जिस पॉपुलेशन को हमने टारगेट करना है डेटा कलेक्शन के लिए, और जहाँ जिन सेटिंग्स में हमने डेटा कलेक्शन और रिसर्च करनी है, उनको हम केयरफुली सेलेक्ट कर लें। और दूसरा, हमारे पास सैम्पल साइज़ को और सैम्पलिंग टेक्निक को मैक्सिमाइज़ और केयरफुली डील करना है। जितना हमारे पास सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा उतना हमारे पास
अपने रिसर्च फाइंडिंग्स की एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होगी और उसको हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जनरलाइज कर सकेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट बेसिकली हमारे पास डेटा कलेक्शन से लेके ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस और फिर वहाँ से जो फाइंडिंग्स हमारे पास आती है, ये सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने पार्टिसिपेंट से, इसको किस तरह स्टोर करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का कैसे ख्याल रखना है और उनको लीक होने से कैसे बचाना है, ये सारे डेटा मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डेटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ collecting data in a precise systematic way to cover or to answer the specific research objectives, questions or the hypothesis of the research that we want to prove। इस प्रोसेस को हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। हमारे पास स्टडी वेरिएबल्स हर रिसर्च में होते हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना होता है और जिनके बारे में हम डेटा कलेक्ट करके फिर जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं उनको हम प्रूफ करते हैं। तो वो या तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर या कोई स्केल यूज़ करके हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं। जब डेटा कलेक्ट हो जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का है कि उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए और फिर उसको इस तरीके से एनालाइज कर लिया जाए कि वो हमारे पास मीनिंगफुल रिजल्ट्स दें जिनसे हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लें। इस स्टेप को हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। फिर जब डेटा एनालिसिस हो जाए तो जो फाइंडिंग्स हमारे पास आती है उसको इंटरप्रेट करके मीनिंगफुल तरीके से जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसको हम रिसर्च आउटकम्स कहते हैं। और रिसर्च आउटकम्स बेसिकली इसमें हम जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उसको हमने एनालाइज कर लिया, फिर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि अब हमारा डेटा और फाइंडिंग्स हमें बेसिकली बता क्या रहा होता है। जब कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लें तो फिर हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। हर फील्ड के रिसर्च सब्जेक्ट में जब कोई भी रिसर्च होता है तो उस फील्ड से रिलेटेड उसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगी उसको देखा जाता है। सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग अगर तो हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके बाद वी लुक्ड एट द प्रैक्टिस साइड ऑफ इट और इसी को फिर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। और जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम एक्सप्लोर करके उसको फिर देखते हैं कि आया ये फाइंडिंग्स जो हमारे पास इस रिसर्च स्टडी में आई है हमारे रिसर्च स्टडी के कॉन्टेक्स्ट से बाहर हम कहाँ और किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं। सो मेजरमेंट के हमारे पास दो तरीके हैं, एक को हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट में एज ए रिसर्चर हम कंक्रीट फैक्टर्स को मेजर कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ दिए एग्जाम्पल्स दी हैं हाइट, वेट, टेम्परेचर या जो बाकी वाइटल साइंस हैं उसको अगर हम मेजर करें तो इसको डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जहाँ तक इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात है तो उसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्लोर और मेजर करने की बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्ट्रेस लेवल को देखना चाहें, केयरिंग बिहेवियर्स को चेक करना चाहें, कोपिंग मैकेनिज़्म को एक्सप्लोर कर लें या एंजाइटी या ड्रग या ट्रीटमेंट से रिलेटेड कंप्लायंस को देखें तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं और जिसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू
डेटा इसका कलेक्ट करते हैं। मेजरमेंट में हमारे पास एरर्स आते हैं, और जहाँ तक एरर्स की बात है तो उसको डिस्कस करने से पहले हम आइडियल मेजरमेंट को समझ लें कि आइडियल मेजरमेंट इज़ बेसिकली द ट्रू मेजर, जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक्चुअल रीडिंग्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी फिनोमेना के, उसको हम आइडियल मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट एरर की तरफ अगर हम आएँ तो इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू स्कोर एंड व्हाट इन द रियलिटी इज़ मेजर्ड। जो ऑब्जेक्ट है या जो फिनोमेना है उसका ट्रू स्कोर क्या है, उसका आइडियल मेजरमेंट क्या है, और रियलिटी में रिसर्चर ने उसको मेजर कैसे किया होता है, उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम मेजरमेंट एरर कहते हैं। और ये भी हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और रैंडम या सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये है कि ये एक डायरेक्शन में होगा, और फॉर सपोज अगर इसकी हम मिसाल ले लें कि एक बच्चा है जो कि पीडियाट्रिक क्लिनिक में आया और हम उसका वेट कर रहे हैं, और वेट स्केल जो है उसमें कोई एरर है, तो वो वेट स्केल हमें 2 kg एक्स्ट्रा दे रहा है हर ऑब्जर्वेशन में, तो ये सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। या अगर हम हेड सर्कमफेरेंस मेजर कर रहे हैं किसी भी बच्चे का, और हम हेड सर्कमफेरेंस में कुछ मेजरमेंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। दूसरा जो उसका टाइप है वो रैंडम एरर कहलाता है, और रैंडम एरर का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट एंड द आइडियल ट्रू वैल्यू विदाउट पैटर्न और डायरेक्शन। इसमें हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, किसी पैटर्न की बात नहीं करते, इसमें हम कहते हैं कि जो वैल्यू ऑब्जर्व की है, जो हमने मेजर की है, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसके दरमियान क्या डिफरेंस है। फॉर सपोज डेटा एंट्री के टाइम डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कोई गलत की एंटर कर दी, कोई गलत बटन प्रेस कर दिया और वो डेटा रॉन्ग एंटर हुआ, या अगर कोई कॉलम्स हमने मिलाने होते हैं और वो कॉलम हम गलत मैच कर लें, तो ये रैंडम एरर कहलाएगा, ये अनइंटेंशनल होता है। रिसर्च में हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम ज़रूर चेक करते हैं अपने रिसर्च स्टडी के रिगर के लिए, जहाँ भी हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की बात कर लें। एक को हम रिलायबिलिटी कहते हैं और दूसरे को वैलिडिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी की अपनी टाइप्स हैं और वैलिडिटी की अपनी टाइप्स हैं, जो हम इन्हीं स्लाइड्स में आगे पढ़ेंगे। पहले आते हैं रिलायबिलिटी की तरफ। Reliability is basically concerned with how consistently the measurement technique measures the concept of interest. ये वर्ड कंसिस्टेंटली को अगर आप देखें तो ये अंडरलाइन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंटली एक मेजरमेंट टेक्निक में जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट हम मेजर कर रहे हैं वो कितना कंसिस्टेंटली मेजर किया गया है। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो है डिपेंडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड कंपेरेबिलिटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे थ्रू स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस एंड होमोजेनिटी। ये इसके 3 टाइप्स हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी को हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी भी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फिनोमेना को जब कंसिस्टेंटली हमारे पास उसके रिजल्ट्स आएँ, अगर हम उसको बार बार रिपीटेडली सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में मेजर करें और उसके रिजल्ट्स हमारे पास कंसिस्टेंस आएँ, तो इसको हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। यूजुअली हम फिज़िकल मेजर्स जैसे हाइट, वेट वगैरह, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स और पेन और पेंसिल जो पेपर स्केल्स होते हैं,
उनके थ्रू ही हम चेक करते हैं। सो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब कि अगर तो हम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में बार बार एक स्केल को यूज़ करते हुए किसी फिनोमेना को मेजर करें और वो हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट दें, तो उसको हम स्टेबिलिटी या टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास इक्विवेलेंस या इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इसको हम इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर एक स्केल सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में सेम इवेंट के लिए, सेम फिनोमेना के लिए डिफरेंट रिसर्चर यूज़ करे और उनके रिजल्ट्स हम कंपेयर करके देखें तो वो कंसिस्टेंसी शो करें या वो आपस में कंपेयर हो सके हमारे पास, तो इसको हम इंटर ऑब्जर्वर इंटर रेटर रिलायबिलिटी या इक्विवेलेंस कहते हैं। क्योंकि सेटिंग्स भी सेम होती है, फिनोमिना भी सेम होता है, सिर्फ रिसर्चर या जो ऑब्जर्वर होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहलाएगा। और इसका तीसरा टाइप वो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, जिसको हम क्रॉनबैक अल्फ़ा भी कहते हैं या स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो स्केल होता है, उसके जो आइटम्स हैं वो आपस में कितने कोरिलेट कर रहे हैं, उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये हमारे पास स्केल के अंदर जो आइटम है उनकी रिलायबिलिटी बता रहा होता। सो अगर किसी एक स्केल की रिलायबिलिटी या क्रॉनबैक अल्फ़ा हमारे पास उसकी वैल्यू नियर टू 1 आ जाए, 0.95, 0.99 या 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये क्लोज टू परफेक्ट या परफेक्ट रिलायबिलिटी शो करेगा। 1 का मतलब परफेक्ट रिलायबिलिटी, और ये हाईएस्ट वैल्यू है। अगर 0.8 या 0.7 तक भी आ जाए तो ये एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी है, लेकिन 0.7 ये लोवेस्ट एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की या टूल की रिलायबिलिटी 0.7 से कम हो तो उसको हम अपने रिसर्च में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पास रिजल्ट्स या जो हमारे पास डेटा होता है वो कंसिस्टेंट नहीं देता। और ज़ीरो रिलायबिलिटी का मतलब या ज़ीरो क्रॉनबैक अल्फ़ा का मतलब कि कोई रिलायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। रिलायबिलिटी के बाद हम अब वैलिडिटी की बात करेंगे। एंड वैलिडिटी इज बेसिकली द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट सपोज टू बी टू मेजर। कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक क्वेश्चनर है, वो जो चीज़ मेजर करना है हमने उनसे, क्या वो उसको उस हद तक मेजर कर रहा है जो हमें चाहिए, इसको हम वैलिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्वेश्चनर या टूल यूज़ कर रहे हैं जिससे हम एक फिनोमिना होपलेसनेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो हम ये देखेंगे वैलिडिटी में क्या ये टूल जो हमारे पास है ये होपलेसनेस को वाकई ही मेजर कर रहा है या किसी और चीज़ को मेजर कर रहा है। सो इफ़ इट measures hopelessness, then we will use it and it will give us good results, while if it measures something else or it divert from the phenomena, then we will not consider it in our study. वैलिडिटी के कुछ टाइप हैं और इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो फेस वैलिडिटी कहलाता है। फेस वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो स्केल हमारे पास है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है, उस फिनोमेना को मेजर कर रहा है जो कि ये क्लेम कर रहा है। फॉर सपोज होपलेसनेस को क्या ये मेजर कर रहा है या नहीं, ये फेस वैलिडिटी कहलाएगा। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो इस टूल या क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो कंटेंट कवर हुए हैं, क्या वो हमारे पास उस फिनोमिना के लिए प्रॉपरली
बने हैं या नहीं बने, और क्या वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और कंटेंट वैलिडिटी के लिए हमें एक्सपर्ट रिव्यू चाहिए होता है कि अगर तो हम होपलेसनेस को मेजर कर रहे हैं तो होपलेसनेस में हमारे पास जो भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं या बिहेवियरल थेरापिस्ट्स हैं उनका रिव्यू उस टूल पे हमें चाहिए होता है। इसके बाद हम आते हैं कंकरेंट वैलिडिटी पे। अगर दो डिफरेंट स्केल्स हैं या दो डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास और वो एक ही फिनोमेना को मेजर कर रहे हैं, तो क्या वो उस सेम कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो स्कोर्स आते हैं उसमें कितने हद तक सिमिलैरिटी या डिफरेंस दे रहा होता है, इसको हम कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम बेसिकली जो फोकल या हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होती है जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, वो हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में देखते हैं कि क्या ये टूल जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, इसको मेजर कर रहा है या नहीं। जहाँ तक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी की बात है तो इसमें हम सिमिलर और कंट्रास्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको कंपेयर करते हैं। डाइवर्जेंट जैसे वर्ड से नज़र आ रहा है, अगर तो हम होप को मेजर कर रहे हैं या उसको असेस कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो हम कंपेयर करेंगे उसी इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट्स एक नेगेटिव फिनोमेना के साथ, फॉर सपोज होपलेसनेस के साथ। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट या अपोनेंट या कंट्रास्ट कॉन्सेप्ट्स है, होप एंड होपलेसनेस, और इसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसको हम वो चेक करते हैं। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के एक सिमिलर पॉइंट पे वो आके एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसमें हम बेसिकली सिमिलर रिजल्ट्स को चेक करते हैं कि फॉर सपोज हम एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट होपलेसनेस को मेजर कर रहे हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट एंड देन कंपेयर द रिजल्ट्स विद द नेगेटिव कॉन्सेप्ट सच एज यूजलेसनेस। तो होपलेसनेस एंड यूजलेसनेस ये दोनों नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, और सिमिलर या नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स में या दोनों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स में उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं उसको जब हम कंपेयर करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। सो हमारे पास इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग हम मेजरमेंट स्ट्रेटजीज जो फॉलो करते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है, जैसे हमने पहले स्लाइड्स में बात की कि जो हमारे पास हाइट, वेट और वाइटल साइंस वगैरह है वो तो डायरेक्ट मेजरमेंट में आएगा, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम काउंट करेंगे, जो कि हमें सब्जेक्टिव आंसर्स के तौर पे मिलते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर पार्टिसिपेंट हमें खुद रिपोर्ट करके बताता है। जबकि दूसरा तरीका वो ऑब्जर्वेशनल मेजरमेंट है जो कि हम इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनर के थ्रू कवर कर रहे होते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनर पे काफ़ी बात की थी। सो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स होते हैं या इंटरव्यूज़ होती हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे इंक्लूड होती है। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं पार्टिसिपेंट उनका जवाब येस नो में नहीं देते बल्कि सेंटेंस फॉर्म में एंड सब्जेक्टिव वे में उसका आंसर करते हैं। जबकि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि इसमें येस नो या कुछ सेलेक्टेड और लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, उसमें से पार्टिसिपेंट चूज़ करके हमें एक जवाब देते हैं, और इसको प्री टेस्ट किया जाता है। जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की गई होती है। क्रॉनबैक अल्फ़ा हमें मालूम होता है और CVI हमें मालूम होता है जो कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स है, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चनर्स हमारे पास होते हैं वो हम प्री कोडेड रखते हैं कि हर आइटम का अपना एक हमारे पास स्केल होता है, एक नंबर होता है जिसको हम कोड कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लाइकर्ट स्केल की बात की थी, तो जो स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली अग्री है ये ऑप्शंस कोडेड है और इसके कुछ नंबर्स हैं,
और पार्टिसिपेंट इसमें से अगर किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो हम जो अपने रिसर्च सॉफ्टवेयर में या डेटा एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से एक कोड उठाएंगे उसका और उसको हम नंबर्स या रिप्रेजेंट करते हैं मेजरमेंट्स को, और फिर वो हमारे लिए एनालिसिस में आसान होता है क्योंकि इससे हम फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह निकाल सकते हैं। जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन है उसको हम चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल है जिसको हम फेशियल पेन रेटिंग स्केल भी कहते हैं। जैसे ये उसकी एग्जांपल है, फेशियल पेन रेटिंग स्केल। अगर हम किसी बच्चे से पूछें तो वो हमें 1 से 10 के बीच एक नंबर नहीं बताएगा क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो हम बच्चों को यूजुअली इस तरह की पिक्चर दिखाते हैं और बोलते हैं कि आपको अगर पेन है तो आपको कैसे लगेगा कि किस मूड में आप होंगे, तो वो फिर उस पिक्चर पे हमें हाथ रख के बता देंगे कि उनको पेन इतना हो रहा है। रेटिंग स्केल में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है वर्बल पेन रेटिंग स्केल जिसमें हम पेन को रेट कर रहे होते हैं, या कोई दूसरा एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है उसमें 0 अनफेवरेबल और 100 मोस्ट फेवरेबल जो स्केल है उसके बीच हमें पार्टिसिपेंट एक नंबर देता है और उसके बेस पे हम उनको मेजर कर रहे होते हैं। सो डेटा कलेक्शन में हम बेसिकली 5 टास्क लाजमी करते हैं और ये इस चैप्टर की समरी है कि हम बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं और उनसे हम कंसेंट ऑब्टेन करते हैं। और जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं ये कंसिस्टेंट तरीके से एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो फिनोमेना हम एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं उसकी टाइमिंग, उसकी सेटिंग्स और उसके जो स्केल्स हैं उसको सिमिलर रखें। अगर तो कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या कोरिलेशनल स्टडी है तो इसमें हम रिसर्च कंट्रोल को लाजमी मेंटेन रखते हैं क्योंकि रिसर्च कंट्रोल्स हमें प्रिवेंट करता है बायसनेस से और एरर्स से, और हम जो इंटीग्रिटी वैलिडिटी होती है स्टडी की, जो रिगर होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि जो भी हमारे पास फाइंडिंग आए वो हम बेसिकली एक एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकें किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने के लिए। और हम ऑनगोइंग जब डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हमारी स्टडी को थ्रेट कर रहे होते हैं या उसमें हर्डल्स क्रिएट कर रही होती हैं, तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स को ऑनगोइंग तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। और सिमिलरली इसके साथ हम चांस का एक कॉन्सेप्ट है जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं और इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो ये कि एक्सीडेंटली हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ गई जो हमारी स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने पहले से प्लान नहीं किया होता, लेकिन वो हमारे पास अवॉइड करने के लिए नहीं होती तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। ये एक पॉजिटिव चांस है। जबकि नेगेटिव चांस की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास इश्यूज़ हैं, हार्डल्स हैं जो अचानक आ गया और हमने इसको पोटेंशियली कंसिडर नहीं किया था कि ऐसे भी हो सकता है और उसको हम अवॉइड कर लें, तो ये भी चांस में आएगा। ये आज का लेक्चर्स था डेटा कलेक्शन मेजरमेंट पे। आई होप आपने इसे सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।